बच्चों तो सबसे पहले बच्चों होमवर्क वाला पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट बच्चों जो पिछला अपना चैप्टर या टॉपिक जो भी मान लो उसमें बच्चों बताओ फर्स्ट एक्सरसाइज कितना 14 और बोलो बच्चों फर्स्ट 16 ठीक है। तो बच्चों पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं फिर आगे देखते हैं ठीक है। ओके बच्चों 14 बच्चों देखना जैसे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा कुछ दे रखा है ठीक है। तो समझो एक पॉइंट मैंने बताया है कि जो न्यूट्रल पॉइंट होता है देखो हमें क्या दिया है टू आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस सेपरेटेड P इज लाइन ज्वाइनिंग ठीक है एट डिस्टेंस x ऑफ वन पॉइंट P इज प्लॉटेड अगेंस्ट ये ठीक है टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो प्लस प्लस तो बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो बिल्कुल बीच में जीरो होना चाहिए। तो देखोगे पहले में जीरो नहीं हो रहा है बी में जस्ट टच कर रहा है हो रहा है सी में हो रहा है फोर्थ में हो रहा है। अब इसमें अगर देखोगे तो बिल्कुल प्लस में +1 रखो ये उधर धक्का मारेगा उधर धक्का मारेगा तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा यहां +1 रखो वो उधर धक्का मारेगा तो निगेटिव में बहुत ज्यादा तो पॉजिटिव से जीरो की तरफ निगेटिव इस तरह से अपना वेरिएशन होना चाहिए। इस तरह का वेरिएशन अपने पास एक ही है ऑप्शन डी समझ गए ना। अब 16 पे आते हैं चार्ज ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर अगर मैं निकालता हूं तो ये सिचुएशन मेरे पास है देखो यहां मेरे पास है -2 लैम्डा यहां है -, लैम्डा यहां +, लैम्डा यहां +2 लैम्डा ठीक है। तो लैम्डा 2 लैम्डा आपस में हटा के हम इसको एक +, लैम्डा कर सकते हैं -2 लैम्डा लैम्डा तो इसको हटा के हम एक - लैम्डा इधर कर सकते हैं। अब इस माइनस लैम्डा की फील्ड होगी इधर इस प्लस लैम्डा की फील्ड होगी इधर दोनों बराबर होंगी तो नेट फील्ड इधर आनी चाहिए ये डायरेक्शन होगी -i। अब -i में अगर हम ऑप्शन देखें अपने पास एक ही ऑप्शन है ए बाकी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें वो भी हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं समझ पाए ना। 16 में अपना आंसर क्या हो जाएगा ए। दीप्ति क्लियर है ना ठीक ठीक है ना डाउट तो फिर पूछ लेना। अब 45 ये जस्ट नहीं 4 है वो तो 45 इधर है। ए डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस दिस एंड दिस ठीक है मास ये है सेपरेटेड ये है स्मॉल डिस्टेंस तो मैं ओमेगा निकालना तो याद करो हमने कल या परसों जब भी पढ़ा हो ओमेगा होता है देखो टाइम पीरियड था 2π√i/PE तो √PE/i 2π/T और ये ओमेगा इतना क्लियर है। अब बस वैल्यूज रखो तो P चार्ज इनटू डिस्टेंस इनके बीच की 3 मीटर है तो 10⁻⁻⁶ × 3 ये तो P हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें 20 किलो यानी कि ये। अब I बच्चों मैंने बताया था μr²। R कितना है 3 म्यू लिखोगे तो 1 × 2/1 + 2 तो एक कट जाएगा ये आएगा 6। अब देखो ये 3 2 6 कट गए ये 4 और -6 बचा -2 -2 यानी कि -1 यानी कि 0.1
समझ पाए बच्चों? तो जो चीज इसमें याद रखना है वो म्यू आर स्क्वायर, वो थोड़ा सा याद रखना है कि वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऑसिलेट करता है। ये चीज क्लियर है बच्चों? चले आगे बच्चों, ठीक है बच्चों। फर्स्ट में अभी कहीं कोई दिक्कत? ठीक। अब बच्चों मुझे बताओ सेकेंड एक्सरसाइज 19 एक सेकेंड 18 हाँ बोलो 27 37 थर्ड 6 7 9 36 31 22 3 तो शायद ठीक है फर्स्ट काफ़ी सारे हो गए तो 16 गई हैं। चलो एक काम करता हूँ, मैं इस तरह से बोलता चलता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग से बोलता चलता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो सेकंड में बच्चों देखते हैं, ठीक है ना बच्चों। फर्स्ट इसमें डाउट किसी को शायद? देखो दो चार्जेस हैं 4Q और Q, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इंटायर सिस्टम Q इज नीडेड टू अचीव, ठीक है। देखते हैं, देखो बच्चों देखना Q एंड 4Q, L डिस्टेंस है, what charge is Q needed to achieve equilibrium for the entire system and where should it be placed from charge Q? तो बच्चों समझो, मान लो अगर मैं माइनस Q कोई बीच में रखता हूँ, नेगेटिव चार्ज बीच में रखता हूँ, तो अट्रैक्ट करेगा रुक सकता है। अब इसको देखते हैं, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, वो इधर रिपेल करेगा, ये भी टिक सकता है। इसको देखो, ये अट्रैक्ट वो रिपेल, ये भी टिक सकता है, तो यहीं कहीं रखना चाहिए। अब जीरो करते हैं, तो ये x, ये L माइनस एक्स। अब इन दोनों के फोर्स बैलेंस करते हैं, तो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू 4Q L माइनस एक्स का स्क्वायर, ये कट गया। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, 2 अपॉन L माइनस एक्स, तो L माइनस एक्स 2x, x यहां से आ गया L/3, तो इससे L/3 पे, समझ पाए ना। तो नेगेटिव होना चाहिए और L/3 होना चाहिए। तो आंसर, अच्छा इन्होंने चार्ज की वैल्यू भी पूछी है, अच्छा हाँ। अब इन्हें क्या कर दिया, एक सेकेंड x इक्वल टू L/3, ये तो सही है ना, नेगेटिव आएगा वो भी सही है। ओके अब चार्ज और निकालना है, चार्ज और निकालना है। ओके हाँ समझ गया, यहां तक क्लियर है। अब इस पे किसी पे नेट फोर्स 0 करो, इस पे और उसका फोर्स 0 करोगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ये समझ गए ना। ओके बच्चों अभी इसमें कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों। सेकंड, इसमें कोई डाउट? सेकंड, थर्ड बच्चों, थर्ड, फोर्थ बच्चों, फोर्थ, फिफ्थ बच्चों, सिक्स्थ, सेवंथ। देखो जो अभी हमने किया था लगभग वही हो जाता है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस इधर माइनस इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ जाए, कितनी आएगी? जैसे इसकी E, ये 90 डिग्री है तो √2E, √2। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इन्होंने लैम्डा दिया है, क्या दिया है? चार्ज दिया, तो चार्ज के फॉर्म में थी 2kq/r साइन θ/2, थीटा यहां लिखोगे 90/2, समझ पाए ना। देखो E 90 डिग्री है तो √2E, इसकी वजह से फॉर्मूला था 2kq/r साइन θ/2, थीटा ये 90 है, बस वो निकल आएगा, ठीक है ना, डायरेक्शन इधर है, बस वो निकल जाएगा। बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं? ओके बच्चों एट्थ, इसमें कोई डाउट? एट्थ, नाइन्थ बच्चों, नाइन्थ में डाउट है। देखो टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस A और माइनस A पे हैं y एक्सिस पे,
पॉजिटिव चार्ज को यहां से छोड़ा है, तो देखो बच्चों एक चार्ज है तुम्हारा यहाँ ए पे, एक माइनस ए पे, और यहाँ पे निगेटिव चार्जेस है। पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से छोड़ा है, ठीक है। अब उसका क्या होगा, तो बच्चों ये इधर ऐसे फोर्स लगाएगा, तो वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे ऑसिलेशन करेगा, ऑसिलेशन करेगा। लेकिन ये ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम के लिए कंडीशन होती है कि फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। तो जब तुम फोर्स निकालोगे तो अजीब सा फंक्शन आ जाएगा, अजीब सा फंक्शन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स नहीं आएगा। हाँ, अगर ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती तो अप्रोक्सीमेशन लगा के आ जाता तो एसएचएम होता। अब जैसे ये डिस्टेंस 2a है, इसकी जगह अगर ये बहुत माइन्यूट डिस्टेंस होती तो एसएचएम हो जाता, लेकिन लार्ज डिस्टेंस होने की वजह से हम इसे ऑसिलेशन बोलेंगे, एसएचएम नहीं बोलेंगे। तो आंसर बच्चों अपने पास फिर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट ऑसिलेशन, हाँ 9th। बच्चों क्लियर है भैया? ओके 10th बच्चों, इसमें डाउट? 11th बच्चों, 12th बच्चों, 13, 14, 15 देखो, टू इन्फानाइट प्लेन सीट ये है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली 3 पॉइंट्स ई सी डी ई, वो निकालना है। क्लियर है? तो समझो बच्चों, डिस्कशन नहीं करें, ठीक, समझो। देखो एक ये रही, एक ये रही, ए बी। बच्चों टू इन्फानाइट प्लेन सीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये और ये। तो बच्चों ध्यान से देखना, एक में 2/पाई है, एक में -1/पाई। तो इसको मैं माइनस सिग्मा बोल रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा 2 सिग्मा। और सिग्मा मैंने बच्चों क्या ले लिया, सिग्मा मैंने बच्चों ले लिया है 1/पाई इंटू 10⁻⁹। ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर मैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो 2 का इधर, 1 का उधर, तो इधर केवल 1 का बचा रह जाएगा। 1 का बचा कितना होता है, σ/2ε। 2 का इधर, 1 का उधर, तो ये यहाँ निकालोगे तो 2 का इधर, 1 का इधर, तो 2 और 1 3 मिलके 3σ/2ε। यहाँ निकालोगे तो इसका इधर, उसका इधर, तो ओवरऑल 1 का बचा रह जाएगा σ/2ε। अब सिग्मा की जगह तुम वो रख सकते हो, बस वो आंसर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट हमें पता ही होता है, वो बड़ा सा टर्म होता है, समझ गए? या 4 पाई के टर्म्स में लिख सकते हो। जैसे एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहो तो वो 8.8 की जगह 4 पाई वाला कर लो, तो पाई कट जाएंगे। जैसे चाहो तो एक डेटा में चेक करा देता हूँ, मान लो ये वाला चेक करा तो सिग्मा हो गया 1/पाई 10⁻⁹ 2। अब 9 इंटू 10⁻⁹ हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या चाहिए, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को मैं पूरा लिख रहा हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 पाई, तो ये 2 टाइम्स कट गए, ये कट गए, आंसर कितना आ गया 80। तो इधर ए वाले पे कितना आ गया 80। ऐसी बाकी चेक कर सकते हो, जो ये 18 है तो ये भी 18 होगा, और ये उससे 3 टाइम्स मतलब 54। समझ गए ना? ओके बच्चों, अप टू 15 कोई दिक्कत अभी? 16 बच्चों, 16 देखो, ये तो शायद पहले भी आया था पर वापस बता देता हूँ। इंसुलेटिंग रॉड यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी ये है, मास डेंसिटी ये है, स्मूथ प्लेन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो देखो इस तरह से एक रॉड है, इस पे चार्ज लिखोगे तो लैम्डा एल, इसका मास लिखोगे तो म्यू एल, क्योंकि मास डेंसिटी ये है। अब इस पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ए डी, मतलब स्पीड लिखना है, तो देखो अगर मैं इसका एक्सीलरेशन लिखता हूं
तो क्यू ई बाई एम, क्यू लैम्डा एल, ई ई मास म्यू एल, तो ये एक्सीलरेशन आ गया। स्पीड अगर लिखता हूं तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन लैम्डा ई बाई म्यू और डिस्टेंस d, तो अंडर रूट स्पीड कितनी आ जाएगी अंडर रूट, तो 2 लैम्डा ई डी बाई म्यू, पहला ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे होगी तब स्पीड ये होगी, वो गलत है क्योंकि थीटा पे रखोगे तो रॉड उधर चली जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड तो वही रहेगी, ठीक है ना। व्हेन इट इज, ठीक है, टॉर्क ऑन द रॉड इज ड्यू टू फील्ड अबाउट द सेंटर ऑफ मास नॉट जीरो, तो वो गलत है, जीरो ही होगा क्योंकि एंगल पे फोर्स भले ही यूं लग जाए वो पूरी यूं खिसकती हुई चली जाएगी, रोटेट तो करेगी नहीं, तो नॉट जीरो गलत है। टॉर्क ऑन रॉड ड्यू टू फील्ड एट सेंटर ऑफ मास जीरो, वो सही है, वो अपना सही हो जाएगा। अब इसमें बताओ अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट लग रहा हो, क्लियर है ना, ठीक है बच्चों। मुझे फिर बताओ 17, इसमें कोई डाउट बच्चों? 17, 18, 19, 18, 19, ठीक है, इसे बच्चों देखते हैं, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। There is a fixed semicircular ring of radius r lying in yz plane with center r, वो सब ठीक है। Uniformly charged long hollow pipe, small radius inner, ये सब ठीक है, ये भी ठीक है। A small ball charge, ये भी सब ठीक है। Negligible velocity ball, वो भी सब ठीक है, ये ग्रेविटी फ्री है बच्चों। Maximum acceleration of ball in pipe, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा चीजें रिवाइज करते हैं। बच्चों याद करो ये रिंग है, रिंग की वजह से अगर बच्चों इस पे क्यू चार्ज हो, तो इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी क्या निकलती थी, के क्यू एक्स आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये क्लियर है। अगर बच्चों में यहाँ कोई क्यू नॉट चार्ज रख दो तो फोर्स क्या लगेगा, ये लगेगा, ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत? अब बच्चों फोर्स इस पे ये लग रहा है, अब इसमें बच्चों याद करो मैंने लिखवाया होगा x की किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम था, r/रूट। तो फोर्स की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू लिखता हूं तो क्यू नॉट के क्यू r/√2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 3/2। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो के क्यू क्यू नॉट, बच्चों देखना ये ठीक है ना, आर स्क्वायर का तो बाहर आके आर क्यूब बन गया, आर स्क्वायर का आर क्यूब बन गया, r/√2 अलग। बच्चों 3/2 और एक √3/2 ये कट गए, एक आर कट गए, तो फाइनली तुम्हारे पास आया 2k क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर 3√3। तो अब बच्चों देखो k को अगर 1/4πε0 लिखते हो तो 2 और ये 6, तो 6 के हिसाब से आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उन्होंने एक्सीलरेशन पूछा है तो मास से और डिवाइड करो, ये तो फोर्स निकला है, एक्सीलरेशन पूछा है तो मास से और डिवाइड करो। अब बच्चों ये हमने पूरी रिंग के लिए निकाला, आधी रिंग पे अगर क्यू चार्ज होगा, आधी रिंग पे क्यू चार्ज होगा तो भी चीजें वही है, वही रहेगा। फर्क ये पड़ेगा कि इस पे एक इधर फोर्स हो रहा है, एक इधर फोर्स और आएगा। अब जो इधर फोर्स है वो ट्यूब की नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है वो यही होगा, एक इधर फोर्स और आएगा बट ट्यूब है तो नॉर्मल उसको बैलेंस कर देगी, हमें दिक्कत नहीं है, आंसर अपना बच्चों यही हो जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम। अब बच्चों हमने सेंटर से छोड़ा, यहां काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, ठीक है। तो बच्चों समझो
कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो के आई 0, यू आई के क्यू बाई आर इंटू चार्ज। बच्चों आर के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर इंटू चार्ज। अब बाद में स्पीड नहीं, इन्होंने तो काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो के। अब पोटेंशियल लिखोगे तो के क्यू बाई डिस्टेंस, तो आर और आर बाई रूट टू, तो ओवरऑल डिस्टेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू इंटू चार्ज। बस उसको वहां भेज दोगे आंसर। समझ पाए बच्चों? कोई भी दिक्कत इसमें अभी? ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं हम। ये वाला अभी क्लियर है? 20, इसमें बच्चों कोई डाउट? 21, 22, 23, 23। देखो बच्चों 3 पॉइंट चार्जेस ये हैं, 9 सेंटीमीटर के लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, सच दैट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो बच्चों समझना 4Q 16Q और ये कहीं Q मान लो, ये कहीं Q मान लो। तो बच्चों अब समझो एक बार, देखो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी में हम करते ये हैं के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर। तो इसमें जो सबसे बड़े चार्जेस हैं उनके इफेक्ट को सबसे कम कर देते हैं, उनके इफेक्ट को सबसे कम करने के लिए हम उनको सबसे लार्ज डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो उनका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। तो जो दो बड़े चार्जेस हैं उनको मैंने काफ़ी डिस्टेंस पे रख दिया। अब अपने पास बनता है ये अकेला चार्ज, ये अकेला चार्ज, इसको कहाँ रखें वो सोचते हैं। तो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये x और ये 9 माइनस एक्स। अब मैं एनर्जी ऑफ सिस्टम लिखता हूँ, तो देखो इन दोनों की k 4Q Q अपॉन x, इन दोनों की k Q 16Q अपॉन 9 माइनस एक्स, उन दोनों की k 4Q 16Q अपॉन 9। अब इसका डिफरेंशिएशन 0, तो डिफरेंशिएशन 0 करूंगा तो 4kq स्क्वायर सब में ही कॉमन है, माइनस का 1/x स्क्वायर, यहाँ 4 बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का स्क्वायर, और उसका करोगे तो फिर एक -1 आ जाएगा, इसका 0 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखो ये माइनस माइनस प्लस मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 अपॉन 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1/x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 9 माइनस एक्स इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू बच्चों आ जाना चाहिए 4.5, बीच में आ रहा है, देखो सही ऐसा कुछ है, कहीं मिस्टेक की मैंने? हाँ हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, वो भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी कि बीच में ही। एक बार मैं क्वेश्चन पहले पूरा रीड कर, एक बार मैं क्वेश्चन और रीड कर लेता हूँ, मैंने आधा अधूरा रीड किया हो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। 3 पॉइंट चार्जेस ये हैं, स्ट्रेट लाइन चार्जेस आर प्लेस्ड एज दैट वे दैट हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। नहीं रख तो बीच में ही रहे हैं, रख तो शायद बीच में ही रहे हैं, एक बार इसे चेक करते हैं। बच्चों आप लोगों को कहाँ मिस्टेक दिख रही? हाँ ये सही बोल रहे हो, ये 4 है, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 2 आएगा, तो 2x इक्वल टू 9 माइनस एक्स, x इक्वल टू 3, तो यहाँ से 3 या वहाँ से 6, तो यहाँ से 3 या वहाँ से 6। अब चेक करते हैं, 4Q 16Q मस्ट बी एट एंड एंड Q एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम, वो गलत है, Q 6 सेंट, मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। फिर इन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजीशन ऑफ Q इज 0, तो ये 6 ये 2, हाँ 0 आ जाएगा,
यहाँ निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगी, वो सही है। ठीक है बच्चों, बी और सी हो जाएगी। अभी समझ गए बच्चों? ठीक है बच्चों, फिर मुझे बताओ 24, इसमें बच्चों कोई डाउट? 24 बच्चों, 25, 26 बच्चों एक बार बाद में देखते हैं, मैंने अभी तक देख नहीं पाया इसे। 27, इसमें कोई डाउट बच्चों? 28, इसमें बच्चों कोई डाउट? 29 बच्चों, 30, 31, 31 में बच्चों जितना मुझे याद है शायद आंसर गड़बड़ है। एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, वो मैंने दूसरे बैच में डिस्कस किया था तो हल्का सा मुझे याद है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम V2 माइनस V अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो बच्चों V से माइनस V हो गया, ठीक है, और कोऑर्डिनेट है बच्चों -x0 से x0। देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, बच्चों यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये आया इधर, ये क्लियर है? अब बच्चों ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट ये चीज समझ पाए, मस्ट बी इक्वल टू V बाई एक्स नॉट। बच्चों ये गलत है, क्यों गलत है मैं बताऊंगा। मे बी इक्वल टू V बाई एक्स नॉट, ये सही है, क्यों सही है अभी मैं बताऊंगा। मस्ट बी ग्रेटर देन, तो वो गलत है। मे बी लेस देन, वो भी गलत है। अब आंसर मुझे नहीं पता क्या दिया है, बट मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। अब ऐसा होना क्यों चाहिए बच्चों, वो समझो, वो बच्चों समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई, ठीक है, हो सकता है कि बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कुछ इधर हो, उसका हमें नहीं पता, वो पोटेंशियल पे तो अफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो अगर ये कंपोनेंट हुआ तो ये चीज तो वही रहेगी, एक्स की फील्ड वही रहेगी, लेकिन नेट फील्ड बढ़ जाएगी। तो फील्ड उससे ज्यादा तो हो सकती है, बट कम नहीं हो सकती। अब इन्होंने बोला है मस्ट बी इक्वल, तो मस्ट की वजह से वो सही नहीं है। मे में सही हो जाएगी, मान लो ये वाली फील्ड नहीं तो मे बी इक्वल सही हो जाएगा। मस्ट बी ग्रेटर देन, हमें कोई पक्का थोड़ी पता है कि इधर कोई फील्ड है, तो वो गलत है। मे बी लेस देन, वो तो किसी हालत में नहीं हो सकता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आंसर इसमें बी हो जाएगा, बट जितना मुझे याद है इसमें शायद आंसर कुछ और दिया है। क्या दिया है? डी दिया है, मे बी लेस देन। तो बच्चों लेस देन तो किसी हालत में नहीं हो पाएगी, समझ गए ना? तो मुझे हल्का सा याद था, एक और बैच में डिस्कस किया था, थोड़ा सा गड़बड़ था, ठीक है। 32 बच्चों, इसमें कोई डाउट? 33 बच्चों, 34, 35, 34। पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन जेड एक्सिस अदर देन ओरिजिन एक्ट। पोटेंशियल कोई एक्ट थोड़ी करता है, वो लैंग्वेज ही गलत है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ बोलते वो तो समझ में आता है, पोटेंशियल एक्ट अलोंग पोस्ट, उसका कोई मतलब नहीं है। आंसर में इन्होंने क्या दिया है मुझे नहीं पता, मतलब सही दिया है तो मतलब डी सही दिया है ना। तो बच्चों वो लैंग्वेज वाइज गलत है, क्योंकि पोटेंशियल कोई एक्ट थोड़ी करता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस कुछ होता है तो वो समझ में आता है, तो उस पर उतना दिमाग मत लगाओ। वो तो खैर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन ये कि एक्ट अलोंग का कोई मतलब नहीं होता है। जीरो है तो या तो वो ये लिखते कि जेड पे पोटेंशियल जीरो है, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां तक सही है। अच्छा वो खैर मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया है, पर बता रहा हूँ, समझ गए ना बच्चों? यहाँ तक समझ पाए? ठीक है। 36 बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी है, मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, काफ़ी लेंदी है इवन, तो थोड़ा सा रुक के डिस्कस करता हूँ। हाँ उसके बाद बच्चों देखो 37, इसमें कोई डाउट? देखो ये तो क्लास में ही डिस्कस किया था, पर वापस बता देता हूँ। देखो देखना, देखो ये तुम्हें लाइंस दी हैं, ठीक है, ये 20, ये 40, ये डिस्टेंस तुम्हें दी है 0.1, एंगल 30, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाएगी 0.1 साइन 30, यानी कि 0.05।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इफेक्टिव डिस्टेंस, तो 20 अपॉन 0.05 तो 400 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इफेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है बच्चों 38, इसमें कोई दिक्कत? बच्चों 39, 40, बच्चों 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ओके इसमें बच्चों एक जो रह गया है, एक तो खैर वो बाद में डिस्कस करूंगा। 36 बच्चों एक बार देखो, थोड़ा पेशेंस से देखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है मैं एक बार डिस्कस करता हूँ, ठीक समझो। An infinite long charge wire having linear charge density lambda placed along z-axis and a particle of mass m charge q projected from r00 x-axis with v0 along positive y-axis gravity free space। ठीक है speed of particle when the distance from wire grows from, ये निकालते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालते हैं बच्चों। वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग रेडियल लाइन, रेडियल लाइन वो ये है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग रेडियल लाइन वो ये है। क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? ठीक है अब बच्चों समझो, देखो एक चीज पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मान लो ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज लैम्डा। बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। कितनी होगी अगर r डिस्टेंस पे लिखते हैं? 2k लैम्डा बाई r या लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एक ही बात है। इन्होंने k के टर्म्स में कि r के मतलब लैम्डा के टर्म्स में। ठीक है चलो ये ठीक है। ठीक है अब समझो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है। अब बच्चों मान लो जैसे कोई r1 से r2 जा रहा है तो dv इक्वल टू e dr माइनस r1 पे मान लो v1, r2 पे मान लो v2, तो इधर हो गया v2 माइनस v1 माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r2 बाई r। इतना बच्चों समझे? तो बच्चों v2 माइनस v1 या पोटेंशियल डिफरेंस का अपने पास ये फॉर्मूला बन गया। सार्थक इतना क्लियर है? ठीक है ना? ओके यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों फिर समझो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो z एक्सिस पे ऐसे कोई वायर रखा है। ठीक है पार्टिकल को बच्चों यहां से फेंका है r डिस्टेंस से ऐसे, तो बच्चों जब कभी उसकी ये डिस्टेंस 2r हो गई तब उसकी कुछ स्पीड बतानी है। ऐसा ही कुछ है, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है क्वेश्चन समझ गए? अब बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन, तो के आई यू आई के एफ यू एफ, तो के आई हाफ एम मान लो v1 स्क्वायर, v1 इन्होंने कुछ दिया ऐसा है v0, पोटेंशियल, पोटेंशियल चार्ज, चार्ज इन्होंने क्यू नॉट बोला है, कुछ बोला है कैपिटल क्यू, चलो v1 मान लो यहाँ पोटेंशियल v1 और वहां v2। बाद में काइनेटिक पूछिए, स्पीड पूछिए है ना, हाफ एम वी स्क्वायर चार्ज इनटू v2, इसको मैं यहां ले आता हूं तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर क्यू, v2 माइनस v1 ये है, माइनस यहां ले आओ तो v1 माइनस v2 ये हो गया, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग r2 बाई r1, तो 2r अपॉन r हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है
अब हाफ एम भेजोगे वो कट जाएगा, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ले लो, अब मैच करो तो वी नॉट स्क्वायर बचेगा और 2 कट जाएगा, क्यू लैम्डा एम पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों मेरे हिसाब से ए मैच करेगा, ए मैच कर जाएगा। इतना समझ पाए बच्चों, ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों दूसरी कहानी देखते हैं, पर ये वाली कहानी समझ पाए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा सोचते हैं ये क्या कह रहे हैं, फिर हम वो निकालेंगे। पहला पार्ट बच्चों समझ गए ना? ठीक है, वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग द रेडियल लाइन, अलोंग द रेडियल लाइन। तो बच्चों समझो, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो बच्चों जो भी फोर्स है वो रेडियल डायरेक्शन में ही है, तो टॉर्क जीरो होगा। टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा, तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाता हूं तो पहले m v नॉट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। अब बच्चों इसकी जो वेलोसिटी है उसका इधर मैंने vr माना, इधर मान लो मैंने कुछ v डैश माना। बच्चों थोड़ा हैवी क्वेश्चन है, समझ पा रहे हो ना? देखो शुरू में एंगुलर मोमेंटम v नॉट स्पीड है, तो m v नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाद में इसका रेडियल इधर है, ये इधर है, तो m v डैश 2r, क्योंकि 2r डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी लोगे, आर एम कट गए, तो v डैश कितना आ गया? v नॉट बाई 2। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो निकल आया। हमें तो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, वो कैसे आएगा? बच्चों हमें ये पता है, कौन सा? मान लो अगर मैंने इसको v नाम दिया, तो v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट बाई 2 का स्क्वायर प्लस, तो v हम जो निकाल चुके हैं वो रख सकते हैं, उससे vr निकल आए। समझ पाए बच्चों? एक बार फिर समझो बच्चों, हमने पोटेंशियल डिफरेंस का ये फॉर्मूला पहले ड्राइव कर लिया, फिर हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, के आई यू आई, के एफ यू एफ, इसको यहां लेके आए, तो Q V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 ये हो गया, 2R बाई आर करोगे ये आ गया, इसका अंडर रूट लेंगे, अपने पास V आ गया। अब हमने यहां से लेके यहां तक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, तो उससे V डैश से मेरा मतलब है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो निकल आया। ओवरऑल स्पीड होगी इन दोनों का स्क्वायर अंडर, तो ओवरऑल स्पीड ये, और ओवरऑल स्पीड को तुम यहां से रख के फिर सॉल्व करके निकाल सकते हो। बच्चों इतना समझ पाए? ओके बच्चों, अब मुझे वापस बताओ सेकंड एक्सरसाइज, इसमें कोई भी दिक्कत बच्चों? क्लियर है बच्चों? फिर भी अगर कोई और रह गया तो मुझसे क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है? अब बच्चों 4A एक्सरसाइज, 4 ठीक है बच्चों, 4A एक्सरसाइज, 4A एक्सरसाइज, उसको बच्चों देखो 4A कहां से शुरू है? 3 है ये तो, हाँ बच्चों 4A, इसमें देखो बच्चों फर्स्ट 6 क्वेश्चन, फर्स्ट 6 क्वेश्चन, उसमें बच्चों कहीं कोई दिक्कत? फर्स्ट 6 क्वेश्चन देखो बच्चों, उसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे बच्चों। फिर बच्चों अप टू 10 क्वेश्चन, अप टू 10 क्वेश्चन, बच्चों किसी में भी डाउट? अप टू 10, अप टू 16 बच्चों, 16, अप टू 16 बच्चों, कोई भी दिक्कत? बोलो 12। देखो ये जस्ट फॉर्मूला है, याद करो मैंने बताया था डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बस वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। मैंने एक फॉर्मूला लिखवा रखा है डिस्क के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो बस वही याद करके लिखना है, ठीक है? ओके, अप टू 20 बच्चों, अप टू 20 बच्चों, कोई भी डाउट? अप टू 25 बच्चों, 22। देखो
ऑयल ड्रॉप, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैं अप्रोच समझा रहा हूँ, आप कर लेना। देखो ऑयल ड्रॉप रेडियस ये, डेंसिटी ये, स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये, नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन निकालने। तो देखो mg किससे बैलेंस होगा, QE से। Q तुम्हारे पास होगा NE इंटू E, और मास तुम्हारे पास होगा 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी इंटू G। अब इन दोनों को तुम बराबर कर दो तो n तुम्हारे पास निकल आएगा, लेकिन डेटा है तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर इससे निकल आएगा। समझ पाए ना क्या करना है? ठीक, ओके। अप टू 25 बच्चों, और कोई दिक्कत? 24 तुम बोलो, कोई बोला था शायद, हाँ इधर किसी को कोई? ठीक है 24। ए स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये है, वेलोसिटी ये है, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन दिस रीजन, ठीक है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना डिफ्लेक्ट होगा वो तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वो अगर हम समझें तो जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपना वो है ठीक है, वेलोसिटी भी यही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, किधर दिए? नहीं नहीं एक्स नहीं, वो 10 सेंटीमीटर तक है, लेकिन वो है वाई डायरेक्शन। बच्चों ये 10 सेंटीमीटर तक है, 0.1 मीटर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, वरना फिर वो डिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब समझो जैसे हम प्रोजेक्टाइल में करते हैं, V0 से फेंका, ऐसे चला गया, तो टाइम मान लो ये डिस्टेंस है, तो टाइम उसे कितना लगेगा, d/V0, d डिस्टेंस, V0 स्पीड से चलेगा। ठीक है, अब ऊपर कितना डिफ्लेक्ट होगा, तो ऊपर वेलोसिटी 0 है, तो ut हाफ एक्सीलरेशन QE/m t²। अब देखो Q/m तुम्हें दे रखा है हाफ, Q/m, Q/m तुम्हारे पास कितना है, 2 × 10⁻11। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास कितना है, हाँ देखो 1.8 J लिखा भी है, वो वाई डायरेक्शन है, लेकिन किलो में है, तो 1.8 × 10⁻3। अब टाइम हम यहां से लिख सकते हैं, d कितना है, 0.1, और स्पीड कितनी है, का स्क्वायर, बस इससे आ जाए। समझ पाए ना? ओके, अप टू 25 बच्चों, कोई और डाउट? बोलो बच्चों, शायद किसी ने कुछ बोला। 22 ना, 25 सॉरी। A thin metallic wire having cross-sectional area this used to make a ring, radius ये है, a positive charge is uniformly distributed over ring while another positive charge is kept at center, tension in ring provided ring does not get deformed। ठीक है, देखो ये रिंग है, इसके सेंटर पे एक चार्ज मान लो Q1 है, और इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो Q2। अब इसका मैं एक छोटा सा हिस्सा कंसीडर कर रहा हूं, तो इनमें रिपल्सन की वजह से ऐसे ये खिंच जाएगी, तो इसके अंदर इंटरनली टेंशन डेवलप हो जाएगी, और शायद से वही टेंशन हमसे पूछा है ना। ठीक है, तो बच्चों देखो ये अगर मैं थीटा मानता हूं तो ये भी थीटा, बच्चों ये थीटा, ये थीटा, तो t cos थीटा, t cos थीटा, 2t sin थीटा। तो बच्चों जो ये 2t sin थीटा अंदर की तरफ फोर्स है, वो इस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा, तो इधर जो 2t sin थीटा फोर्स है वो कि देखना, इस पे चार्ज dq मान रहा हूं, dq × Q1/r²। ये क्लियर है? अब देखो
एंगल बहुत कम है तो साइन थीटा इज थीटा के। डी क्यू कैसे लिखोगे, रेडियस इनटू, देखो आर डी थीटा, तो एंगल कितना है 2 थीटा, ये हो गई लेंथ आर इंटू 2 थीटा, इंटू चार्ज पर यूनिट लेंथ तो Q2 अपॉन 2 पाई आर इंटू Q1 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो थीटा थीटा कट गए, 2 2 कट गए, अब वैल्यूज हम कैसे रखेंगे वो समझो। देखो ये आर भी कट गए, अब तुम्हारे पास डेटा क्या है वो समझो। थिन मेटालिक रिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई यूज नहीं है, वो छोड़ दो, ठीक है। रेडियस 30 है तो रेडियस 0.3 पता है, पॉजिटिव चार्ज 2 पाई कूलम, तो Q2 की जगह तुम क्या लिख दोगे 2 पाई, एंड इसकी जगह क्या लिखोगे 30 पिको कूलम, बस आ जाए। समझ पाए ना क्या करना है, बोलो बोलो, ठीक है। ओके बच्चों इतने ही है। हाँ बच्चों अब मुझे एक बार वापस बताओ 4A एक्सरसाइज, उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी में भी, ठीक है। अब बच्चों जो पिछला चैप्टर था वो अपना ओवर होता है, उसमें बच्चों 1 2 4A एक बार आप वापस देखना चाहो तो वापस देख लेना, कोई डाउट अगर बच रहा हो तो मुझसे अलग से डिस्कस कर लेना, ठीक है। खासकर 2A में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा टफ है, ठीक है। अब बच्चों जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसकी बच्चों में एक सॉफ्ट कॉपी भी आपके ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है ना, तो उससे आप डाउनलोड कर लेना। उससे बस फ़ायदा ये रहेगा कि क्या है कि जो जेरोक्स करवाई है वो पता नहीं थोड़ी सी ब्लैकिश आ गई है, तो जहाँ जहाँ गड़बड़ है वो आप सुधार सकते हैं। नहीं कुछ पेजेस में गड़बड़ है, बस वहाँ के लिए बता रहा हूँ, कुछ पेजेस बहुत ज़्यादा डार्क हो गए हैं, तो केवल उस पॉइंट को तुम थोड़ा सा सॉफ्ट कॉपी से देख सकते हो, ठीक है। बच्चों अभी इसे हटा दूं, चलें बच्चों आगे, ठीक है। अब बच्चों जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसे बच्चों समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या चीज़ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू समझो, जैसे मान लो बच्चों यही कांच का ग्लास मान, ये लाइट है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, तो बताओ इस कांच के ग्लास से लाइट पास कर रही है, कर रही है, तो क्या लाइट रेज इस कांच के गिलास से पास कर रही हैं, कर रही हैं। तो हम लाइट का फ्लक्स ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू दिस ग्लास, नंबर ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू दिस ग्लास इज कॉल्ड लाइट फ्लक्स। क्लियर है। अब ऐसी बच्चों लाइट की जगह में कोई चार्ज पार्टिकल रख दो, तो चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। लाइट तो हमें दिखती है बट वो नहीं दिखेंगी, लेकिन इमेजिनरी होती है। अगर हम कोई अब ग्लास रखेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे। तो जैसे लाइट का फ्लक्स मैंने तुम्हें बताया कि नंबर ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू सरफेस, लाइट फ्लक्स, ऐसी किसी चार्ज का फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। तो किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है उसको हम उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये चीज क्लियर है। अब बच्चों वापस समझो, ये क्लियर है। ये ग्लास मैंने रखा, क्या तुम इससे लाइट रेज कितनी पास कर रही है कैलकुलेट कर सकते हो, उन्हें काउंट कर सकते हो? मतलब ही नहीं, कभी हम काउंट ही नहीं कर सकते कि भाई इससे कितनी लाइट रेज आ रही। ऐसे अगर चार्ज पार्टिकल रखा है तो उससे कितनी लाइट रेज आ रही है हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई वो बस नाम की डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस, बस वो नाम की डेफिनेशन है। काम की डेफिनेशन या मैथमेटिकल डेफिनेशन हम समझे तो बच्चों पेन यहाँ पे, अच्छा ठीक है। तो बच्चों काम की डेफिनेशन अगर हम समझे तो वो ये हो जाती है, जैसे ये कोई सरफेस है,
उस पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, एरिया वेक्टर बच्चों डी ए, मान लो ये एंगल थीटा, तो मैथमेटिकली हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो होगा इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो बच्चों डेफिनेशन जरूर ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस, बट मैथमेटिकली हम फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं, इस तरह से। अब अगर मैं टोटल फ्लक्स चाहिए, जैसे इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा बच्चों इसमें क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है, थीटा एरिया वेक्टर से एंगल, एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के नॉर्मल से, सरफेस के नॉर्मल से, ठीक है। अब अगर तुम्हें टोटल फ्लक्स चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर, समझ गए बच्चों, इसको ऐसे इंटीग्रेट कर दो, वो अपने पास टोटल फ्लक्स आ जाता है। ये चीज बच्चों समझे, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब बच्चों वापस समझो, ये दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, तो स्केलर होगा या वेक्टर, तो ये किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब बच्चों इसकी अगर मैं एसआई यूनिट लिखता हूं, एसआई यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, इसकी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई और यूनिट रख दोगे तो उस हिसाब से और बन जाएगा। डायमेंशंस वगैरह बच्चों मेरे हिसाब से निकाल लो, यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब बच्चों डिफरेंट केसेस में हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट केसेस में हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। बच्चों ये चीज समझ गए ना, फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा। तो बच्चों सबसे पहले केस वन बच्चों क्या होता है, जैसे आपने इस तरह से एक फ्लैट सरफेस ले ली, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरह से यूनिफॉर्म है, तो बच्चों इसमें कहीं भी एरिया वेक्टर से एंगल निकालोगे वही फिक्स एंगल आएगा, वही फिक्स एंगल आएगा, ये चीज क्लियर है। तो बच्चों अगर मैं कहीं से भी वो छोटा सा, जैसे मान लो ये एरिया वेक्टर है, एंगल हमेशा फिक्स होगा, तो अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा तो E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, E यूनिफॉर्म है बाहर आ गया, डी ए का इंटीग्रेशन A, या E A cos थीटा। तो बच्चों अगर सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, इस तरह की फ्लैट सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो तुम्हारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, E A cos थीटा, ये चीज क्लियर है। अब बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन। अब मान लो दूसरी सिचुएशन बच्चों ये होती है, जैसे सरफेस मान लो बच्चों कुछ इस तरह की है, तो बच्चों ध्यान से देखो, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बच्चों बताओ इस गोल वाले से कितनी, हरे वाले सर्कल से कितनी लाइन जाती हुई दिख रही, 5, और इस वाले से 5। तो बच्चों जो इससे पास करती है वही इससे पास करती है, बट इससे कैलकुलेट कर पाना मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक प्लेन प्रोजेक्टेड एरिया ले लेते हैं। जब भी सरफेस टेढ़ी मेढ़ी होगी तो हम क्या करते हैं, जैसे ये एरिया ए है, तो ये एरिया मान लो ए डैश, तो इससे निकाल लेते हैं, जो इससे होगा वही इससे होगा, तो उस केस में बच्चों हम क्या कर देंगे, बस यहाँ ए डैश कर देंगे और ये आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब यही बच्चों मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हम E डॉट डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तब जाके अपने पास आएगा। तो अब बच्चों कंक्लूड करते हैं, समझो फ्लक्स की डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। बच्चों स्केलर है या वेक्टर, स्केलर, क्लियर है। यूनिट डायमेंशन बच्चों लिख सकते हो। अब 3 केस होंगे, सरफेस एकदम फ्लैट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो E A cos थीटा या E डॉट E, सरफेस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो प्लेन प्रोजेक्टेड एरिया ले लेंगे, उसके थ्रू निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, छोटा सा लेके इंटीग्रेट करो, उससे आंसर आएगा।
समझ गए? अब बच्चों जैसे ये एक सरफेस है, या मान लो बच्चों जैसे मैंने यहाँ एक दीवार खड़ी कर दी, अब इस दीवार के लिए अंदर बाहर क्या है? कुछ है अंदर बाहर? नहीं। दीवार के लिए थोड़ी कोई अंदर बाहर हो। मान लो दीवार के कोई इधर खड़ा है तो हम ये बोलेंगे कि दीवार के अंदर है, या इधर, कोई मतलब नहीं। लेकिन रूम के लिए अंदर बाहर होता है। मान लो ये रूम है, अभी हम अंदर माने जाएं, इधर चले जाएंगे तो बाहर। समझ गए बच्चों? तो अब समझो, कोई बंद रूम है ऐसा, उसमें जो लाइन अंदर जाती है उस फ्लक्स को हम मानते हैं नेगेटिव, और जो बाहर आती है उसको क्या मानते हैं? पॉजिटिव। तो एक कन्वेंशन मानते हैं, लेकिन किसके लिए? बंद सरफेस के लिए, बंद सरफेस के लिए। तो बंद सरफेस के अंदर आने वाला फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव, और बाहर जाने वाला फ्लक्स पॉजिटिव। समझ गए बच्चों? एक और चीज बच्चों, ये सरफेस है, ये सरफेस, तो बच्चों इसके दो एरिया वेक्टर होते हैं, एक मान लो इस साइड और एक इस साइड। ये भी एरिया वेक्टर है, ये भी एरिया वेक्टर है। अब बच्चों मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो बच्चों यहाँ कहीं दी, तो हम किससे एंगल माने? तो बच्चों वो कहीं से भी ले लो, प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। ये 30 है तो ये कितना होगा? 150। तो एक में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा, तो वो कभी भी आपको प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं करेगा। या तो वो आपको क्लियरली बोल देगा कि एरिया वेक्टर इधर मानना है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं से भी लेके कर सकते हो, बस प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन सारे प्लस में ही होंगे या सारे माइनस में, तो उस तरह से वो कंफ्यूज नहीं करेगा। समझ गए ना? क्योंकि एक से एंगल कुछ और बनेगा, एक से उधर, तो बस प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? हाँ बोलो। नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, इधर से आना या जाना पहले उसे बताना पड़ेगा ना, हम कौन सी डायरेक्शन एरिया की प्लस ले रहे हैं वो बताना पड़ेगा। समझ गए ना? अगर वो बता रहा है तो ठीक है, नहीं बता रहा है तो वो कंफ्यूज नहीं करेगा प्लस माइनस में। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो समझते हैं। हाँ बच्चों एक चीज और है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बंद सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों होगा वो समझो। जैसे ये कोई बंद सरफेस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। बच्चों बताओ कितनी लाइन अंदर गई और कितनी बाहर आई? तो 6 अंदर 6 बाहर, नेट जीरो। तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, नेट जीरो। तो फ्लक्स लीविंग प्लस, फ्लक्स एंटरिंग माइनस, और यूनिफॉर्म से जीरो। ठीक है बच्चों? ओके। अब बच्चों ट्राई करो, फाइंड नेट फ्लक्स एंड फ्लक्स लीविंग इन ईच केस। तो बच्चों सबसे पहले ये एक स्फीयर है, ये एक सिलेंडर है, ये एक कॉन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। तो बच्चों ये बताओ टोटल फ्लक्स या नेट फ्लक्स क्या होगा? तो हर एक में जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आएगा वो जाएगा, तो नेट जीरो। अब आपको केवल लीविंग फ्लक्स बताना, जैसे इसके अंदर आया वो नहीं, जो बाहर जा रहा है वो बताना है। सोचो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? कर लिया बच्चों? ओके बच्चों बताओ इसमें क्या आ रहा है? देखो जैसे इसका हम केवल ये वाला एरिया कंसीडर करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू ई। अब चूंकि लीविंग माना है तो प्लस, अगर ये एंटरिंग बोलते तो माइनस। अब बच्चों ये वाला पार्ट
किसी को डाउट तो नहीं ना? हम एक स्फीयर की परछाई बनाए तो सर्कल बनेगा, तो हम एक प्लेन प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। इसमें बच्चों बताओ 2 पाई आर एच, 2 आर एच इंटू, क्योंकि बच्चों एक सिलेंडर की अगर तुम परछाई बनाओगे तो रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, तो ये है 2r, ये है h, तो 2r इंटू एच इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी प्लस में। अब इसमें बच्चों इसकी परछाई बनेगी एक ऐसे ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस का। समझ गए ना बच्चों? बोलो सार्थक, कोई डाउट? चले बच्चों आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये इसी प्लेन में ऐसे रखा है, इससे फ्लक्स बताओ, इससे बताओ, इससे बताओ। ये हाँ होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, होलो स्फीयर मान लो, होलो स्फीयर, हाँ होलो स्फीयर, ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर रखा है। सबसे पहले इससे एक बार सोचो, ये ऐसे ही रखा हुआ है, समझ रहे हो? ये स्फीयर नहीं है, ये रिंग है, रिंग। क्यों जीरो होगा? सही, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये cos 90। या मान लो बच्चों सर्कल ऐसे रखा है तो फील्ड लाइन पैरेलल जाएंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, तो इससे जीरो। अब बच्चों इसमें इसका जो ये है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना? तो बच्चों E इंटू ए स्क्वायर कॉस 30, समझ पाए ना? बस ये आंसर। बोलो बच्चों को डाउट तो नहीं ना? हाँ बच्चों इसमें एक चीज ध्यान से समझना, जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा होता है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि आपको कई बार ये बोल देते हैं ए स्क्वायर प्लेट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट्स प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लेन 30 डिग्री बना रहा है, प्लेन 30 डिग्री बना रहा है, तो उसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। उसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो फिर 60 डिग्री के हिसाब से सॉल्व करो। समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब इसमें बच्चों जैसे एक होलो हेमिस्फीयर मान लो, वो ऐसे रखा है, कितना होगा? तो बच्चों वही प्रोजेक्टेड एरिया लोगे पाई आर स्क्वायर इंटू ई। कोई दिक्कत बच्चों? ध्यान रखने वाली बस ये याद है कि नॉर्मल से एंगल लेना है, नॉर्मल से, उसमें बस सिली मिस्टेक होने का चांस होता है, ठीक है बच्चों? जैसे बच्चों ये वाली चीज, इसमें क्या लिखोगे? याद रहे cos 60 लोगे, क्योंकि प्लेन से एंगल 30 है, तो नॉर्मल से एंगल कितना लोगे? 60। समझ गए ना बच्चों? ठीक है। अब इसमें बच्चों बताओ फ्लक्स इस सरफेस से क्या होना चाहिए? बच्चों ये XZ प्लेन में, सरफेस अपनी कहाँ है? XZ प्लेन में। मैग्नीट्यूड ही बताना होता है, वो मतलब नहीं, ठीक है बच्चों। देखो XZ प्लेन में तो नॉर्मल अपना कहाँ होगा? Y में। तो एरिया को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो 3 और 2 6 J, डॉट प्रोडक्ट बच्चों लूंगा तो E डॉट A, बच्चों बाकी सब 0 नहीं, 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब 18 या -18 वो फर्क नहीं पड़ता है, तुम प्लस कहाँ मान रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो वैल्यू वाइज लिखेंगे तो 18। बच्चों प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं कि भाई किसे प्लस मानना, तो वैल्यू वाइज 18 हो जाएगा, बाकी प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन डायरेक्शन। बोलो बच्चों समझ पाए ना मैंने क्या किया? ये एरिया वेक्टर इधर माना जाएगा, ये डायरेक्शन J है, बस डॉट प्रोडक्ट ले लिया, अदर्स बोलो कोई डाउट लग रहा? चले बच्चों आगे, ठीक है। अब इसे बच्चों ट्राई करो। बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज 11th क्वेश्चन,
कर लिया? कर लो बच्चों, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ आदर्श बोलो, कैसे किया बताओ? नहीं, आंसर भले ही सही हो पर प्रोसेस सही नहीं है। एक्स का एरिया कैसे निकालोगे? ऐसे नहीं होगा, वो दिक्कत करेगा। और कोई? चलो बच्चों, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके, पता नहीं पर कभी पूछा गया इतना मुझे याद है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एक्स कैप का मतलब आई हो जाता है। अब बच्चों याद करो, जैसे ये क्या चीज अपने पास एक कोई पैरेललोग्राम मान सकते हैं। पैरेललोग्राम का वेक्टर फॉर्म में एरिया हम कैसे लिखते थे? ठीक ना, डिपेंड, अगर मैं साइड के टर्म्स में लिख रहा हूँ तो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, और डायगोनल के टर्म्स में हाफ और वो हो जाता था। तो बेटर ऑप्शन ये कि हम वेक्टर फॉर्म में लिख लें, क्योंकि ये पूरा डायग्राम 3D में है, इमेजिनेशन करके कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ेगा, तो वेक्टर फॉर्म में करना आसान होगा। तो इसकी ये वाली साइड अगर मैं एरिया वेक्टर लिखता हूँ तो ये वाली साइड अपने पास हो जाएगी ए जे क्रॉस, ये वाली साइड हो जाएगी ए आई ए के, ए आई ए के। अब जे आई मेरे पास होता है जे आई माइनस के, और जे के मेरे पास हो जाता है आई। ठीक है, अब बच्चों अगर मुझे फ्लक्स लिखना है तो E डॉट ए, तो इससे इसका तो जीरो हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा E नॉट ए स्क्वायर। समझ पाए बच्चों? अगर प्रॉपर 3D में पूरी चीज है तो इमेजिनेशन में बहुत दिक्कत होती है, तो बेटर ये कि आप वेक्टर फॉर्म में इस तरह से कर सकते हैं। बोलो आदर्श, कहीं डाउट लग रहा हो? समझ गए ना? अब ये तो चलो मान लो एक्स में थी, मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दी होती ए नॉट जे प्लस 3 नॉट के, तो तुम कहाँ तक इमेजिनेशन करो, वो कर ही नहीं पाते। और इससे आप करोगे तो वो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ गए ना बच्चों? अभी इसमें कोई दिक्कत? तो जब प्योर वेक्टर हो, 3D में सिचुएशन हो, तो यही फॉर्मेट ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है बच्चों? इतना क्लियर है ना बच्चों? ओके बच्चों, इससे फिर मैं हटा देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट बच्चों देखो, इससे बताओ। बच्चों ये थोड़ा सा आगे के टॉपिक का है, पर आप लोगों को बेसिक आइडिया है तो शायद कर लोगे, क्योंकि थोड़ा सा आगे के टॉपिक का है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर याद हो तो कर सकते हो। इससे फ्लक्स 50 है, द फ्लक्स ओवर कंसेंट्रिक स्फीयर बच्चों आसानी से कर सकते हो, इवन आगे के टॉपिक का भी नहीं है। देखते हैं और क्वेश्चन समझे बच्चों। मान लो कोई छोटा सा है, उसमें चार्ज है, एक 20 सेंटीमीटर के स्फीयर से फ्लक्स है 50, तो 40 सेंटीमीटर के स्फीयर से फ्लक्स क्या होगा वो बताना। समझ गए ना बच्चों? क्योंकि फील्ड लाइंस निकलेंगी, जितनी फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी उतनी ही इसको भी क्रॉस करेंगी, तो फ्लक्स तो सेम ही हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हालांकि इसको गॉस लॉ से भी बताते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज इनक्लोज सेम है तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चले बच्चों आगे। ओके, अब इसे बच्चों ट्राई करें। अभी जो हमने किया लगभग वैसा ही है। देखो YZ प्लेन में, तो एरिया वेक्टर कहाँ मानोगे? तो एरिया वेक्टर कैसे लिख दोगे? A इंटू आई। अब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा?
बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? समझ गए ना बच्चों? वाई जेड प्लेन में तो एक्स में होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? चेक। इसे बच्चों देखो, ए होलो हाफ सिलेंडर सरफेस ऑफ रेडियस आर लेंथ एल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी डी। तो बच्चों आधा सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, रेडियस आर लेंथ एल placed in a uniform electric field is acting perpendicular to plane, मतलब इसके perpendicular ऐसे electric field, the flux through the curved surface of halo, बच्चों आसान सा है। तो बच्चों जो इस कर्व सरफेस से वही इस फ्लैट सरफेस से, और फ्लैट सरफेस से अभी भी बच्चों हमने डिस्कस किया था 2r इंटू एल इंटू ई, तो x अपने पास कितना आ गया 2, समझ गए बच्चों? ठीक है, ये वाला। अब इसे बच्चों एक बार थोड़ा सा सोचो, बच्चों इसे एक बार छोड़ दो, ये गॉस लॉ से रिलेटेड है, चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे, इसे ट्राई कर, वो गॉस लॉ से रिलेटेड था, वो बाद में था। सिंपल सा ही है बच्चों, कर लिया बच्चों? देखो वही ई डॉट ए, अब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो बच्चों कितना आएगा 4 6 8 अपॉन 6, लेकिन 4 एरिया है तो इंटू 4 और करो, समझ पाए ना बच्चों? अब देख लो जो भी आ रहा हो कितना आ रहा है, समझ गए ना बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? नेक्स्ट देखो बच्चों, बच्चों कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, ये शायद मुझे गॉस फ्लक्स थ्रू नहीं, ये बच्चों भी छोड़ दो, इसको ट्राई कर दो, हाँ ये ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 2xi है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 2xi, एक बार बच्चों ट्राई करो फिर मैं डिस्कस करता हूँ। बस एक सेकेंड, ओके बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं अभी जस्ट जो हमने फ्लक्स टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है, तो वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? अब बच्चों हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, 2xi हमसे क्या पूछा है, इस तरह से है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो बच्चों ये समझो जैसे ये क्यूब है, एक बार इसे क्यूब मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो जो इसका ये वाला फेस है, एरिया इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर 0, जो ये वाला है इधर इधर 0, जो ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इधर 0, बच्चों ये है 0, तो बच्चों 1 2 3 4 इनसे 0, बच्चों जो 1 2 पीछे और ये 0,
केवल इन दो से अपना आएगा, इन दो से बच्चों अपना आएगा। ये चीज क्लियर है? अब बच्चों समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो यहां से फ्लक्स इंटर करेगा, यहां से बाहर निकलेगा, तो ये नेगेटिव मानेंगे, ये पॉजिटिव मानेंगे। अब 2 है तो एरिया कितना हुआ 4। अब x, तो यहां x कोऑर्डिनेट कितना होगा 2, तो इस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 4, तो इस पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4, एरिया 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 4 16, तो फ्लक्स -60। यहां पे बच्चों जब लिखोगे तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा 4, 2 + 2 4, तो 4 इंटू 2 8, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8, एरिया वही 4, तो 8 इंटू 4 32, लेकिन ये बाहर निकल रहा है तो प्लस, तो टोटल -16 + 32 कितना हो जाएगा 16, तो टोटल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 16। तो बच्चों इसी पैटर्न के ये कई सारे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिक्कत होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो बच्चों फिलहाल के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक।